लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बानी पिचाई की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को अडयाला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज उनकी तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर हुई थी। आज एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई का रुककार जारी की है, जो कि मौसूल होने पर अडयाला जेल हुकाम ने उनको रिहा कर दिया है। बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया है कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई मेरिट पर है, वो बानी पिचाई के नजरिए के साथ हैं और बहुत जल्द बानी पिचाई भी आवाम में होंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बानी पिचाई की अहलिया को 9 माह बाद अडयाला जेल से रिहाई मिली है। बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई से पिचाई की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? सियासत पे तो असरात मुरतब नहीं होंगे। मुझे नहीं इल्म के वो सियासत में हिस्सा लेना चाहेंगी कि नहीं इस वक्त तक, लेकिन ये कि एक तवील उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की हैं और मैं नहीं समझता कि इस ये जो अरेंजमेंट है इसके ऊपर किसी भी तरह से मतलब बहुत सारी अगर चार्जशीट्स लगेंगी इस अरेंजमेंट पे इसके जाने के बाद जो कि जा रहा है, उसमें ये भी होगा कि इनके दौर में ह्यूमन राइट्स के वाले से क्या हो और मुखालफिन के साथ क्या हो, और उसमें जो है वो फिर इनके पास कोई उसका जवाब नहीं होगा उसको एक्सप्लेन करने का। तो बाकी ये है कि इसमें हैरत जो है ना, हैरत एक ये इस बात पे ज़्यादा होती है कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं, पुरानी सियासी जमातें, तहरीक इंसाफ तो पुरानी जमात नहीं है ना, पुरानी सियासी जमातों ने क्या सीखा है, ये बड़ी हैरान कुन बात है। भुट्टो साहब के साथ बड़े मामलात मिलते हैं। अगर आप खान साहब की सियासत को देखें, हम तो एक स्टूडेंट के तौर पे तबसरा कर सकते हैं। तो जब मार्शल लॉ लगा तो इस नशिश में बहुत से उनके उस दौर के लोग व्यूज़ और न्यूज़ में आ चुके हैं, शुरू में तो ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो कहते हैं कि ज़िया-उल-हक साहब से ज़्यादा, जहाँ तो ज़िया-उल-हक साहब जाहिर है कि भुट्टो साहब को भाई वो मामला जो मरी में जुमलेबाजी हुई और सारा वो भी है एक बात, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो जो भुट्टो साहब के करीबी रुफ़क़ा थे वो ये कह रहे थे कि भुट्टो साहब को जल्दी फांसी लगाएं तो हम अनाउंस करें दूसरा धड़ा। ज़िया-उल-हक साहब से ये कह रहे थे कि हम दूसरा धड़ा या दूसरे ग्रुप्स उस वक्त अनाउंस करें, ये ऐसा ना हो कि ये फांसी ना लगे वो बाहर आ जाए। वो भी दबाव डाल रहे थे। और फिर जब भुट्टो साहब को फांसी हो गई उसके बाद वो छोटी छोटी फिर पार्टियां उभर के सामने आई, फलाना पीपल्स पार्टी तो फलाना पीपल्स पार्टी तो फलाना, तो वो, और उस वक्त अगर आप देखें तो आपको नज़र आती हैं बेगम नुसरत भुट्टो जियाले और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और ज़ाहिर है उनके जो साहबजादे थे वो तो किसी दूसरी तरफ निकल गए थे। फिर आप ये देखें कि जब नवाज शरीफ साहब के साथ ये मामला होता है 12 अक्टूबर वाला, तो अक्सरियत सियासी क़यादत उनके जो रुफ़क़ा आज भी हैं वो ख़ुद गिरफ़्तार हो जाते हैं, ख़ुद गिरफ़्तार हो जाते हैं। कुछ हकीकतन गिरफ़्तार होते हैं, कुछ खुद गिरफ़्तार हो जाते हैं। ना सिर्फ तब गिरफ़्तार हो जाते हैं बल्कि जब मियाँ साहब आए ना अभी ये 2007 में जी, तो मैं उनके अगर भी मौजूदा वज़ीर हैं, तो सुबह आना था मियाँ साहब ने, तो रात को हम पहुँच गए 2007 में घर उनके, तो वहाँ पुलिस बैठी हुई थी। मैंने कहा यार ये तो गिरफ़्तारी का नहीं पता चला। वहाँ प्लान हो रहा है कि जी मैं इस गली से निकलूँगा, यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पुलिस वाले मुझे उठा के गाड़ी में डाल के अंदर ले जाना, वो प्लान कर रहे थे बैठे। मियाँ साहब के करीबी, अब क्या बात की जाए। तो उस वक्त बेगम कुलसूम नवाज साहबा निकली और जावेद हाशमी साहब थे और बाकी लोग थे सारे उनके रुफ़क़ा, जो जिनका कोई अब आपको नज़र ही भी नहीं आता, कुछ लोगों के अलावा। कुछ लोगों ने तो ज़ाहिर उनके साथ खड़े रहे, जिसमें मेरे ख्याल से मुशाहिदुल्लाह खान थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, या ये है कि निहाल हाशमी थे, बाकी लोग थे लेकिन बहुत से लोग तो इधर से उधर हो गए थे। वो बहरहाल उन्होंने अपने आप को
जो है ना वो बखैर खूबी रखा। अच्छा, तो बात ये है, तो ये दो दिन बाद ये हैरत होती है कि कैसे ये इन दोनों पार्टियों के इत्तेहाद के अरेंजमेंट में ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ। और वो आई हैं बाहर, मैं तो जाहिर है उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, उस पर कोई बात नहीं करूँगा खान साहब की, मगर एक अजीब सी बात है। और फिर क्या मुकदमा चला। और ये कॉरपोरेट दुनिया है ना, कॉरपोरेट दुनिया या इंसान आगे पीछे, ये देख के इससे बड़ा सबक हासिल करता है कि आपको आसपास के लोग जो हैं, जिनको फिर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हैं आप ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हैं, वो आपके साथ क्या करते हैं। ये कॉरपोरेट, ये जो यानी बिजनेस से लेके, ख़ानदानों से लेके, दोस्तियों से लेके, कि आप बहुत ज़्यादा जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अमूमन तो लोग वफादार रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो लोग आपको मिलते हैं दरमियान में, रास्ते में, जो आपकी आस्तीनों में पल, और उनकी कोई हैसियत नहीं होती, और वो ऐसे ही होते हैं वक्ती। तो खान साहब को यकीनन इस बात का भी इदराक हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा, कि उन्होंने कभी उमर चीमा साहब, हम कहते थे उमर चीमा, तो खान साहब कहते थे कि यार छोड़ दो, क्या उमर चीमा, जब तक सूरज चांद रहेगा। कि नज़र आए आपको? और बाकी लोग सारे, कुछ पे तो जाहिर है कि कारकुन उनके तो बहुत, उनके साथ जो कुछ हुआ वो है, लेकिन आप रहनुमा को देखें, ये किसी के नहीं होते। यही वो बात है जिसकी उम्मीद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से। यानी वो तो बाकी तो अलग है ना अरेंजमेंट, उसको छोड़ दो। भाई ये जो है ना, ये इस चीज़ को इनकरेज नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने सफ़र किया है, इन्होंने भुगता है। ये कभी नैब की फाइलों से, कभी क्या कभी फरखान, कुछ कई लोग नहीं टूटे, मियाँ साहब के वफादार रहे। लेकिन फिर मियाँ साहब ने क्या किया उनके साथ, और कुछ लोग जो हैं उनके साथ अच्छा भी किया, ऐसा भी नहीं। और वो तो सबके दरवाजे खुले, जो इधर से उधर आ जाए, उधर से उधर पे पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है। लेकिन ये है कि उसमें मतलब है कि ये जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अच्छा, और आपको पता है नवाज शरीफ साहब की उस वक्त, नवाज शरीफ साहब को वकील नहीं मिल रहा था जब 12 अक्टूबर को, नवाज शरीफ साहब को वकील नहीं मिल रहा था। नवाज शरीफ साहब के वकील कौन थे? एतजाज एहसन साहब। तो बात यह है कि ये जो एक रवादारी वाली चीज़ होती है ना हमेशा, बदकिस्मती के साथ, उसका तो खात्मा ही हुआ बिल्कुल। और इधर भी लेसन गया कि जो मतलब खान साहब को भी तो एक लेसन गया ना, अब आगे उनकी सियासत। और दूसरी बात ये फॉरवर्ड ब्लॉक में मुझे नहीं पता, ये देखें बात सारी वो ये है कि खान साहब ने जो बात कह दी, शख्सी लोग खान साहब की बात सुनते हैं, लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। ये तो अब लोगों को अचानक कुछ होश आया ना कि क्या, तो हम तो साथ थे, अब ये नजर आएगा फौरन, हम तो दीदे, हम तो शुरू से तो वो जो है ना, आप अपने कॉरपोरेट में भी, मैंने कहा ना कॉरपोरेट के अंदर भी यही होता है, फलाना आदमी टूट गया, उसने जाके जो है वो, ये बिजनेसेस में ऐसे ही होता है, ज़िंदगियों में ऐसे ही होता है, सियासत में तो खैर बिल्कुल ही मफादात का खेल है। लेकिन ये कि बहरहाल सिस्टम वही वाली बात है कि अभी देखें आगे किस तरह चलता है। ये क्या बात हुई कि मेरा मुकदमा चल रहा है, तो मैं उस मुकदमे का बेंच खुद बनवा रहा हूँ। यानी क्या ये क्या तरमीम हुई है? अभी तो इसको जो जितना पढ़ो उतना ही सर घूमता है। अच्छा, और एक समात हो गया, मुझे पसंद नहीं आया तो जज को चेंज कर दो। यार क्या किया किसने है? मैं तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ जिसने इन्होंने मिलके किया है, क्या किया है, और ये चलेगा नहीं। ये भी नहीं कि जो है ना ये ऐसे ही, और क्या बात की, क्या इसमें बड़ी रवादारी की सियासत। और मैं बताऊं, ये कुछ लोगों ने बड़ी खामोशी इख्तियार की, मैं दाद देता हूँ, वो ये इन मामलात में नहीं गए। अयाज सादिक साहब हो गए, मुखालफत अपनी जगह है, उन्होंने रवादारी रखी है। अयाज सादिक साहब हैं, उसमें
साद रफीक साहब तनकीद करते रहे, बहुत रवादारी उन्होंने अपनी जगह रखी। इवन राना सनाउल्लाह साहब ने रवादारी रखी, वो एक जगह पे, लेकिन जो उनके अपने थे वो फुदक फुदक के, देखा आपने, कसर ना रह जाए, क्योंकि भुट्टो साहब बाहर आ गए तो हमारा क्या होगा, वो वाली कहानी। भुट्टो साहब बाहर आ गए, खूब जल्दी फांसी लगाएं, जल्दी फांसी लगाएं, फिर हम ज्वाइन करें, जल्दी ज्वाइन। तो एक तो इनको कंट्रोल करना चाहिए था दोनों जमातों को, क्योंकि इनकी दोनों जमातों की तारीख है ये माजी। और दूसरा ये है कि वो देखें जो साथ थे, जहांगीर तरीन साहब ने खामोशी इख्तियार की, अलीम खान साहब ने खामोशी, देखिए लोग चले गए, कुछ लोगों ने बहुत ज़बरदस्त रवादारी, कुछ का तो समझ ही नहीं आया, वो तो चाहते हमें पता है कुछ नहीं भाई कौन है बड़ा। और कुछ लोग जाहिर है उन्होंने कभी मतलब चले गए छोड़ के, अली जैदी हैं, बाकी लोग हैं, वो गए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी बात वो उसमें नहीं गए। कुछ लोगों ने तो अजीब ही तमाशा देखा, जल्दी फांसी लगाओ ताकि हमारा कुछ नहीं हो, तो भुट्टो साहब का वो। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा और नुसरत भुट्टो साहबा जब ये बात बताती थी तो वो फिर वो ज़ाहिर एक सियासत में उनसे रवादारी भी दिखानी पड़ी। नुसरत भुट्टो साहबा की और बीबी की बड़ी एक तकलीफ दे, अगर आप आज की नस्ल देखें ना तो बड़ी तकलीफ दे। फिर MRD की तहरीक, फिर आगे पीछे मिलना भी पड़ा, बात भी करनी पड़ी। लेकिन ये है कि ये जो तमाशा इन्होंने लगाया ना यहाँ पे नौटंकी का, ये अब ख़त्म होके मुल्क संजीदा इंशाअल्लाह ताला संजीदगी की तरफ आपकी नौजवान नस्ल देख रही है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिलीज़ हैं, आपके लोग हैं, उनके ये तमाशा जल्द ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। और मुल्क जो है वो इस वाहियात के इन वाहियातियात जो बहस होती है ना, इससे निकलेगा और अदालतें और ये सारा इंशाअल्लाह चलेगा। अच्छा, अब उसमें अब आ जाएं दूसरी बात पे। दूसरी बात ये है कि एक जो बड़ा कैनवस है ना, बड़े कैनवस पे देखें आपके क्या हो रहा है इस वक्त। जो हमारी जनरेशन है ना वो तो उसने तो बड़ा तारीखी दौर इसलिए देखा है कि उसने अपने सामने जो है वो दीवारें बर्लिन गिरते देखी, फिर उसके बाद एंड ऑफ हिस्ट्री, और उसके बाद वो मतलब है कि सब ठीक हो गया और ये सारा और वो सारा, और फिर दूसरी पावर और फिर तीसरी, अजीब तरह से दुनिया इस वक्त हम देख रहे हैं उलट पुलट होते हुए। और रजब तय्यब एर्दोगन तुर्की के सदर, वैसे तो बहुत से लोग थे उनका हमने जिक्र किया, लेकिन रजब तय्यब एर्दोगन की मौजूदगी कुछ अलग ही थी ब्रिक्स के इजलास में, क्योंकि तुर्की जो है वो आप देखें क्या क्या कौमें हैं और क्या उनके लीडर्स हैं। तुर्की नेटो में भी है और तुर्की जो है वो ब्रिक्स में वो वहाँ पहुँचे और बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ तुर्की के साथ। बाकी तो हमने डिस्कस किया ना, हमने मोहम्मद बिन जायद पहुँचे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहुँचे, शी जिनपिंग पहुँचे, सारे। लेकिन जो तुर्की के सदर हैं वो देखें ना, अब नेटो में भी हैं और ब्रिक्स के अंदर भी फाल किरदार है, और कई मामलात पे अब देखें कैसे लीडर्स अपनी जगह बनवाते हैं दुनिया में। कि तय्यब एर्दोगन जो है कई मामलात पे वो अमेरिका के साथ हैं, नेटो के साथ है, कई मामलात पे नहीं है, कई मामलात पे रशिया के साथ हैं, कई मामलात पे नहीं है। मतलब अगर आपने देखना हो ना कि एक प्रॉपर जो एक होती है ना स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सीखनी हो ना आपने, तो तय्यब एर्दोगन से सीखना। लीबिया में और सीरिया में दोनों जगह रशिया अलग था और ये अलग थे, लीबिया और सीरिया दोनों जगहों पे रशिया और बल्कि आर्मीनिया और अजरबैजान को भी जोड़ लेना बीच में, नगोर्नो काराबाख, रशिया अलग है और रजब तय्यब एर्दोगन अलग है। लेकिन ब्रिक्स में सबसे ज़्यादा प्यूटिन चाहते हैं कि ये आ जाए, सबसे पहले ये है क्योंकि नेटो का मुल्क है और पूरा जो ब्लैक सी है और उधर से जो इन्होंने गंदम का मुआहदा भी करवाया और पूरी जो भी कोलैप्स हुआ है और यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, और 36 ममालिक 36 कंट्रीज़ के वहाँ पे सरबराहान या नुमाइंदे, 22 के तो सरबराहान थे और बाकी जो है वो, ये ब्रिक्स प्लस था, ये ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक्स प्लस था। आर्मीनिया अजरबैजान दोनों मुल्कों के
रहनुमाओं की मुलाकात हुई और पूरी कोशिश रशिया और टर्की की है इस वक्त के अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान। तारीख़ी वो जो चल रहा है वो ख़त्म हो किसी तरह से मामला, और आर्मीनिया भी यकीनन अब वो जंग हार क्या गए, वो बस सब हो गया, ठीक है ना। और उसमें वो भी आएंगे। और ये जहन में रखें, हिस्ट्री में ये जहन में रखिएगा, मैं पाकिस्तान की बात हमेशा करता हूँ, पाकिस्तान इस इशू पे पाकिस्तान वाज एंड पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। अज़रबैजान और आर्मीनिया, हमने आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया, हमने इसराइल को भी तस्लीम नहीं किया। तो आर्मीनिया दूसरा मुल्क था और हम अज़रबैजान के साथ, हम तुर्की के साथ थे। और अब तुर्की और हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी, इंडिया आर्मीनिया के साथ था, तो अज़रबैजान ने आर्मीनिया को दबड़बूस कर दिया, ठीक है, दे फेंट मारा, दे फेंटा, चटाख पटाख, आर्मीनिया ठीक हो गया और अब उनकी दोस्ती हो रही है। अब वो ठीक हो गया है तो हमारा भी, अगर उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के साथ भी अच्छे हो जाए, क्योंकि हमने तो स्टांस लिया ना तुर्की और अज़रबैजान की वजह से। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि दोनों की मुलाकात हुई और ये नगोर्नो काराबाख का इशू और बाकी पुराना और ये ख़त्म हुआ सारा। लेकिन उससे पहले एन जब ये पहुंच रहे थे वहाँ पे तुर्की के सदर, तो अंकारा के नज़दीक जो है, जो इनकी बड़ी टर्किश एयर स्पेस जो अंकारा से कुछ दूर है, और सेकंड स्लाइड अगर हम दिखाएं इसके नाम जो है ना, ये है केरामन कजान फैसिलिटीज़, ठीक है ना। वहाँ पर दहशतगर्दी हुई और दहशतगर्दी में जो है वो एक खातून और एक हजरत, ये पहले खुदकश उन्होंने एक धमाका ब्लास्ट किया, उसके बाद वो अंदर गए, उसमें जो है वहाँ पे 5 लोग गालिबन जाँ बाक हुए और वहीं पे फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको घेर घार के मार दिया उनको। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और उसमें ये हुआ कि ये जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं टर्की की, ये F-35 तैयारे, बोइंग, यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन और ये जो हैं ये यहाँ पे अपनी जो टर्की का अपना डिफेंस का सिस्टम, चाहे वो UAVs हों, चाहे वो उनके मिसाइल्स हों, चाहे उनका जो अपना टर्की का जो उनके जो वेपन्स हैं खुद टर्की के, और तो वो इस वक्त दुनिया में कमाल के वेपन्स, टर्की तो कमाल के वेपन्स बना रहा है। तो वहाँ पर वो उसने की कोशिश की, वो टेररिस्ट, लेकिन उसका नतीजा ही निकला कि टर्की ने फिर पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो सीरिया में और इराक़ में मुख्तलिफ जगहों पे स्ट्राइक्स की, फ़ज़ाई हमले किए उन जगहों पे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जहाँ पे कहीं ये जो PKK है जी। अब्दुल्ला उदगान जिसके सरबराह जो हैं वो 1999 में मेरे ख्याल से 73-74 साल के हो गए, वो उनको कीनिया से पकड़ लिया था, मतलब डेमास्कस में थे एक ज़माने में, मैं हिस्ट्री पहले बता चुका हूँ, लेकिन वो एक जजीरे में, एक जजीरा है, उस जजीरे में एक ही जेल है और एक ही जेल के अंदर वो एक ही कैदी है उनको रखा हुआ है। अच्छा, तो वो जो है वो PKK एक दहशतगर्द तंजीम है, तमाम दुनिया डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट करता होगा। तो वो बहरहाल इन्होंने स्ट्राइक्स करके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तबाह कर दिया। वो कुर्द हैं। अच्छा, कुर्द जो है ना वो एक एथनिक ग्रुप है जिसकी मेजॉरिटी जो है वो सुन्नी मुसलमान है, और एक जगह ऐसी आती है सीरिया में, शाम में एक जगह ऐसी आती है कि आप एक पहाड़ी पे ऐसे पहुँचें जाके, तो एक तरफ आपको ईरान नज़र आता है और एक तरफ आपको जो है वो टर्की की साइड नज़र, ऐसे आपको जो है ना दो तरफ अज़रबैजान, तो एक तरफ आप कहते हैं कि अच्छा ये जो साइड है इधर ये कुर्द हैं, इधर ये, तो वो एक बहुत ही जोग्राफी अजीब सी है, इस तरफ कुर्द हैं। अच्छा, जो कुर्द है ना, कुर्द ये बहुत ज़्यादा मशरिक़ वस्ता का जो अरब लिटरेचर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कुर्दों का जिक्र नहीं मिलता आपको, बहुत ज़्यादा ऐसी शख्सियात का जिक्र नहीं मिलता जो कुर्द हैं।
मिसाल के तौर पे इब्न सीना कुर्द, या अल ख्वारिज़मी कुर्द। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि एक मज़ार में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर डेमोस्कोस के नज़दीक तो सिक्योरिटी अलर्ट, अब जल्दी से जाएँ और यहाँ से निकलें, तस्वीर कैमरा में हो रहा नहीं। तो मैंने कहा अच्छा बड़ी सख्त सिक्योरिटी, तो पता था सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द थे। तो बहरहाल वो जो है वो वहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है इराक़ के अंदर कि उनके प्रेसिडेंट, जैसे वो लेबनान में बना हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है वो कुर्द होंगे और ये होगा और वो, लेकिन वो जो है वो इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान वाला खेल जो है वो नहीं है। और वो फैले हुए मुख्तलिफ इलाकों में, वो ईरान में भी हैं, वो तुर्की में भी हैं, वो जो है वो सीरिया में भी हैं, इराक़ में भी हैं। तो उनकी ये जो मुसल्लह तंजीम है जिसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है, दुनिया ने भी, अक़वाम मुत्तहिदा ने, अमेरिका ने, सब ने, लेकिन कोई उनको ज़ाहिर है कि इस ऐसे मौके पे कोई ना कोई शरारत करता है तो दहशतगर्दी हुई, वो उन्होंने फिर जवाब दिया। ब्रिक्स के अंदर फिर ये तैयब उर्दुगन की प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट कि भाई नेटो में भी हैं, पॉलिसीज़ डिफ़र भी करते हैं, एग्री भी करते हैं, नेटो में EU में नहीं है। और इन्होंने S-400 लिए तो F-35 के ऊपर बात हुई तो इन्होंने कहा F-16 को करें, मतलब है कि बिल्कुल तरीके से अपना टर्की ने रखा मामला। तो ये एक दरमियान में वाक़या पेश आया। दूसरा जो है ये ब्रिक्स समिट जो है 36 ममालिक की इसमें प्रेजेंस थी, 36 और महमूद अब्बास भी थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी वहाँ पर काफ़ी उस पर तनकीद हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा की कि सेक्रेटरी जनरल के जाने का मतलब ये है कि एक तंजीम को अब आपने एक उसको एक बड़ा दर्जा मिल रहा है ना, अक़वाम मुत्तहिदा भी मौजूद है वहाँ पे। फ़लस्तीन के महमूद अब्बास भी थे, बाकी बहुत लोग थे। एक डेलीगेशन खामोशी से इस दौरान मॉस्को में था, ये तो काज़ान है ना, काज़ान का इलाका है। एक खामोशी से एक डेलीगेशन मॉस्को में था और वो था हमास का, मूसा अबू मरजूक, वो मॉस्को में थे। मॉस्को से भी वापस खामोशी से वो फ्लाई कर गए हमास, ठीक है, हिजबुल्लाह नहीं, हमास। अच्छा तो ये जो है वो ये तो ब्रिक्स के ऊपर। और वहाँ पर जो प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने जाहिर है कि एक बहुत बड़ा, यानी ब्रिक्स जो मैंने कहा ना कि आगे जाके क्या शक्ल लेता है दुनिया में, किस तरह से आगे मूव करता है, कैसे बात होती है। लेकिन जो प्रीमियर शी की जो स्पीच थी ना, जो जाहिर है कि अब वो चाइना, तो अब मसला ये है कि उनकी स्पीच में उन्होंने जो बहुत सारी बातें की, उन्होंने पीस की बात की, उन्होंने यूक्रेन की बात की, उन्होंने सूडान के अंदर क्राइसिस उसकी बात की, उन्होंने फिर ख़ास ये जो गज़ा के अंदर मामलात हैं इसके ऊपर उन्होंने स्पीच में बात की। सभी ने तकरीबन बात की, एक आध शुरकाए महफिल के अलावा। लेकिन इसमें जो बात यह है कि, और आज आखिरी दिन है तो आज वो ख़त्म हो जाएगा, उनका लास्ट डे आज 3 रोज़ की थी। और फिर उसमें 2 तस्वीरें, एक तो ब्रिक्स और फिर ब्रिक्स प्लस, और फिर सारे जो रहनुमा हैं वो सारे जनाब 36 मुल्कों के रहनुमाओं के साथ भी एक तस्वीर है, वो बहुत से लोग हैं। अच्छा, इसमें अब जो इशू है वो ये है कि जो एक जुमला है ना, बस वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीमियर शी जिनपिंग के वजह से सारी स्पीच इम्पॉर्टेंट है, एक जुमला ख़ास है और वो 10 स्लाइड में देखें तो शिंजुआ जो उनकी चाइना की जो न्यूज़ एजेंसी उसको मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि ये इम्पोर्टेंट बात है। उन्होंने ब्रिक्स प्लस से कहा, 10 स्लाइड, कंट्रीज टू अपहोल्ड पीस एंड अचीव कॉमन सिक्योरिटी। ठीक है ना, ये जो ब्रिक्स प्लस है ये अब सिक्योरिटी, कॉमन सिक्योरिटी भी एक होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि इकॉनमी पे बात करेंगे, इकॉनमी ज़ाहिर है सिक्योरिटी से रिलेटेड है, अगर आप मुतबादल एक सिस्टम आ रहा है तो उसमें पीस दुनिया में लाना है तो सिक्योरिटी साथ होगी, तो सिक्योरिटी की बात भी हुई कि ब्रिक्स एक कॉमन सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ब्रिक्स की। और ये उस वक्त हो रहा है जब दुनिया में ना सिर्फ ये कि मईशत, ना सिर्फ ये कि खारजा पॉलिसी, ना सिर्फ ये टेक्नोलॉजी, ना सिर्फ ये कि ब्लॉक्स, बल्कि
जंगें हो रही हैं दुनिया में, अमन कम है और जंगें ज़्यादा हैं। ये तारीख़ है वैसे, अगर आप देखें ना, जब तारीख़ में अगर आप चले जाएं, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये जब जंगें होती हैं ना तो ईजादात ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। ये एक अजीब सी बात है, ईजादें साथ साथ हो रही होती हैं। मतलब उधर जंगें हो रही हैं, उधर न्यूक्लियर, उधर आइंस्टाइन लगे हुए हैं, उधर एडिसन तेज़ हो गए हैं, उधर जहाज़ ईजाद हो रहा है, उधर मतलब जंगों से जो, अब देखें ना, ये जो पिछले 3-4 साल गुजरे हैं, कितनी जंगें हुई हैं, तो क्या चीज़ इमर्ज हुई है बीच में से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इन्हीं जंगों के, ये फड्डों के दरमियान, ये ऐसे थोड़ी कि लोग कहेंगे जी हम जंगें हो रही हैं, तो इन जंगें इत्तेफाक से जो क्रिएटिविटी है ना, जंगें उसको तेज़ करती हैं, प्रोडक्शन तेज़ हो जाती है ना, जल्दी करो जल्दी, अच्छा ये काम नहीं कर रहा, वो अच्छा उसकी जगह ये ऐसे। जो मैं हमेशा कहता हूँ, पहली जंग अजीम इतनी बोरिंग है, आप उसकी तस्वीरें देखें, लोग खंदकों में बड़े मर गए, खंदक हैं, पैर बंदूकें रखी हुई हैं, लंबी मर गए, कुछ भी है ही नहीं, कुछ थ्रिल नहीं है। सॉरी, मतलब मैं इस तरह की बात। सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखिए, थ्रिल, टैंक्स, जहाज, मतलब एक होता है ना उधर से, मतलब आपको कुछ थ्रिलिंग। आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फिल्में, जितनी फिल्में आपको नजर आएंगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बनी नजर आएंगी हॉलीवुड की, क्योंकि उसमें कुछ थ्रिल एक्शन है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बैठे हुए हैं बंदूकें लेके, उससे पहले वो चले फिर भी थोड़ा सा वो तोपें वो रंग कलर होता होगा, लेकिन उससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो डम्बेस्ट वॉर थी, सर्दी से मर गए लोग। तो ये इनोवेशंस, अब आप देखें, ये जो कोविड के आगे पीछे आप लगाए ना, जंगें हो रही हैं ना, जंगों में आप देखें कि इनोवेशन साथ पूरी जंगें हो रही हैं, साथ ही आप देखें पिछला पूरा साल जो है, उसमें से एक ही चीज़, अगर आप कहेंगे 2024 में क्या हुआ पाकिस्तान में, तो खैर अभी पता नहीं होता, AI एजेंट्स, ठीक है ना, AI एजेंट्स आ रहे हैं पूरे के पूरे वो आपस में, अच्छा, विदाउट गोइंग इन डिटेल। तो बात ये सारी कि ये, अब आप चले जाएं इस पे कि वो पूरा एक इमर्ज होके सामने आया, और जिसमें शी जिनपिंग ने पहली दफ़ा बात की कि सिक्योरिटी कॉमन होनी चाहिए। इसी दौरान जो है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन के पास अभी भी चांस है। मैं ये बदकिस्मती से, ये जो लफ्ज़ है ना, फेल्ड सेक्रेटरी स्टेट, इनकी जगह कसिंजर होते, इनकी जगह कोई दूसरा होता, वो मतलब वो ये काम डिप्लोमेसी वाले कर जाते। उस दौर में जंगें हो रही थी बहुत ज़्यादा, बड़े फसाद हो रहे थे दुनिया में, मगर ये तो कुछ अजीब ही सिलसिला हुआ है ना, क्योंकि आपने ज़बान दी, आपके सदर ने एलामिया जारी कर दिया सीज़फायर को, नेतन्याहू नहीं सुन रहा, और टिपिकल नहीं होता। सीज़फायर हो गया, रवाना हो गए, वाबिन नेतन्याहू नहीं मान रहा, फिर गए, सीज़फायर हो गया, अच्छा जी नेतन्याहू नहीं मान रहा। मतलब ये, इसमें कोई 1 लाख के करीब तो अमवात हो गई हैं वैसे, और बाकी बीमारियों से, और वो सारा लोग सीरियस नहीं ले रहे। वो आखिर में वैसे लेम डक, वो सऊदी अरेबिया गए हैं, और ठीक है, उनकी वहाँ मुलाकात हुई, जो वली अहद हैं उनके साथ भी हुई, और जो कल भी हमने जिक्र किया था, वज़ीर आज़म और वली अहद के साथ हुई, लेकिन बस हुई, ठीक है। इस दौरे में उन्होंने एक जगह जाना था, उस जगह वो नहीं गए, वो जॉर्डन नहीं गए। जॉर्डन का जो दौरा है उनका कुछ, उसमें अजीब सी बात, वो लंदन चलेंगे, और लंदन में बहुत ज़रूरी है अब भी कि वो सीज़फायर करवाएं, ये अब भी ज़रूरी है कि लंदन में अरब वज़रा ख़ारजा अब लंदन पहुंच रहे हैं। लंदन का अपना रोल है। लंदन, इंग्लैंड जो है वो एक ऐसी जगह है जो एक इंडिपेंडेंट, लंदन एक इमर्ज हो रहा है। इंग्लैंड ये जो है ना, ये जो खिटर पिटर, ये जो टोरीज की पड़ी हुई थी, ब्रेग्जिट से आगे पीछे पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर्स गिर गए, और लेबर पार्टी की स्टेबल गवर्नमेंट है, नई पॉलिसीज आ रही हैं, ज़बरदस्त रोल प्ले करने में। तो ये बड़ा वाइटल है कि ब्रिटेन उसमें, क्योंकि फ्रांस में एक मीटिंग हुई है बहुत बड़ी, और वो हुई है कॉन्फ्रेंस लेबनान में जो तबाही हो रही है, लेबनान के लिए बहुत अच्छे खासे पैसे उन्होंने रेस किए हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन ने लेबनान की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि बरतानिया में इसका ऐलान हो, इसको फोर्स करें वहाँ पे डेविड में कि ये सीज़फायर एग्रीमेंट होना चाहिए, करवाओ इसको। और ये जो है, ये जो है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोग अनईज़ी हो रहे हैं पूरी दुनिया में। अनईज़ी, मैंने आपसे कहा कि जो मुसलमान हैं उनको छोड़ दें, जो
नॉन मुस्लिम हैं वो ज़्यादा परेशान है कि ये ये कैसे हो रहा है इस दुनिया में। ये कोई 400 साल पुराना नहीं, ये 2024 में 23 में होता जा रहा है कत्लेआम, बच्चे रो रहे हैं। अभी अक़वाम मुत्तहिदा को अक़वाम मुत्तहिदा को दहशतगर्द करार दे दिया नेतन्याहू ने। ओ भाई, मतलब इसको करारदादें मंजूर हो गई, सिक्योरिटी काउंसिल चीफ पर, रोकने वाला कोई नहीं। तो इसमें अब यहाँ पर वही जो बात है, अच्छा इसमें वक्फा 2 मिनट लूंगा फिर मैं वक्फे पे जाते हैं। ईरान ने इसराइल ने कमाल की है, कमाल ही कर दी है। उन्होंने कहा है कि चूंकि अमेरिका के एक वॉशिंगटन पोस्ट में या किसी और, अभी वो पेपर लीक हो गए थे ना, उनका प्लान लीक हो गया था जी। चूंकि हमारा प्लान कि हमने ईरान पे हमला करना है वो लीक हो गया अमेरिका के पेपर्स में, इसलिए हम हमला नहीं करेंगे। वो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पूरे खित्ते का दौरा करके, और उनके प्रेसिडेंट जो हैं वो बैठे हुए रशिया में, और रशिया ने कहा है कि सोचना मत, और अरब मुल्कों ने कहा है कि सारे के रीजन की कि हम, और ईरान और सऊदी अरेबिया की ड्रिल्स हो रही हैं और बाकी के हम स्पेस नहीं देंगे। और इसराइल ने आज कहा है कि वो जो कि पेपर्स लीक हो गए, हमारा प्लान सारा लीक हो गया। ऐसा प्लान था कि जिस पे दुनिया हैरान रह जाती कि हमने जो स्ट्राइक्स किए हैं, लेकिन चूंकि लीक हो गया इसलिए अब हम नया प्लान बना के और आइंदा कभी ईरान पे हमला करेंगे। जी, थोड़ा सा ब्रेक के बाद डिस्कस कर लें। ठीक है, पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। देखें, अच्छा ऐलान है, इसका असर महंगाई पे पड़ना चाहिए और पड़ेगा। अच्छा जो ऐलान होता है तो उसके हम बात कर लेते हैं जी। लेकिन दूसरी जो ये जो मैं बात कह रहा था ना कि इसके नतीजे में तलखी, देखें ना, बिशा बीबी के आज बाहर आने, अब वो बात की बातें हैं, वो बनेगा ग्रुप, ये बनेगा, वो तो वो बात की बातें हैं। असल बात ये है कि संजीदा इश्यूज़ बहुत हैं, और मेरे ख्याल से हमारा माशरा भी जो है ना, थोड़ा सा हम वापस आ जाएं अपनी रवायत की तरफ तो बेहतर है। काफ़ी कुछ उल्टा सीधा हुआ है इस दौर में, पिछले चंद सालों में, और उसमें मैं पीटीआई का दौर को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अब ज़रा थोड़ा सा ठहराव आना चाहिए और इंतशार कम हो और बातें आगे चलें, जो भी कुछ होना है। ये दूसरी जो पिक्चर इमर्ज हुई है ना, एक तो पिक्चर आप देखें ना, एक तो इमर्ज हुई है जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग, वो तो ठीक है ना। दूसरा जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग की, वो अभी तफसीलात आना बाकी हैं, क्योंकि उसमें मतलब डिसएंगेजमेंट हो गई वो ज़्यादा, बस ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे अब क्या होगा। अजित डोवल की मुलाकात जब वांग यी से होगी तो व्हाट नेक्स्ट, आगे पीछे से, वो अभी उसकी डिटेल्स आना बाकी है। लेकिन इस मरहले पे एक और पिक्चर जो है ना, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो मैसेज बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वो जो है वो ईरानी प्रेसिडेंट जो हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनकी मुलाकात जो प्रीमियर शी जिनपिंग से इस मरहले पे हुई है। जो बायलैटरल मुलाकातों में से एक मुलाकात जो अहम है इस मरहले पे, वो, और जिसके नतीजे में इसराइल के पेपर घूम गए, पेपर लीक हो गया, तो वो चूंकि लीक हो गया तो हमला नहीं हो रहा, इसलिए वगैरह 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 वगैरह, इसके बाद की बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि नॉर्थ कोरिया का इसमें आना जो है ना, अब ये एक यहाँ पे मसला ये कॉम्प्लेक्स हो गया है कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स जो हैं, और उस पर अमेरिका ने कहा है कि अगर नॉर्थ कोरियंस आएंगे तो वो हमारा एक लेजिटिमेट टारगेट होंगे। अब नॉर्थ कोरियंस अगर लेजिटिमेट टारगेट होते हैं, आते हैं, और वो अटैक उन पे होता है, तो उसके नतीजे में जो है वो ये होगा कि नॉर्थ कोरिया फिर उधर पैसिफिक में कोई खोल सकता है महाज, या नॉर्थ कोरिया जो है वो, मुझे नहीं पता कि अब नेटो तो नॉर्थ कोरिया के रडार में कभी भी नेटो नहीं रहा। नेटो तो, बल्कि नेटो तो चाइना के अगेंस्ट भी नहीं जा रहा, वो नेटो तो एक कोल्ड वॉर के दौरान एक बना था, पिछली कोल्ड वॉर के दौरान। अब नॉर्थ कोरिया की प्रेजेंस जो है वो क्या नया रंग इसमें लेकर आएगी, वो भी देखना है, और कॉम्प्लेक्स हालात को कॉम्प्लेक्स कर देगी, क्योंकि एक फटीक है यूरोप में और हर जगह के, वो ज़रा
सुकून से बैठे हैं। बड़े इश्यूज, इलेक्शंस हो रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज जीत रही हैं, कोई खिंचाव है, तनाव है, फिर यूक्रेन जंग आ गई, इमिग्रेंट्स, वो तो यूरोप जस्ट होता ना कूल काम, उनकी इकॉनमी दोबारा खड़ी हो गई, निकले इस पूरे क्राइसिस, इमिग्रेशन, ये वो इश्यूज हैं। अब उधर नॉर्थ कोरिया आ रहा है, तो ये एक नई कॉम्प्लेक्सिटी है कि क्या नेटो जो है वो, या ये मुल्क जो है ये कि नॉर्थ कोरिया से लड़ेंगे इस वक्त। ये तो बड़ा एक अजीब सा इशू है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो इंडिया के, एक तो वो वापस आ गए जो कनाडा से, उनके जो एनवॉय को वापस आए, उन्होंने आके कहा कि कनाडा की जो पूरे सिस्टम के अंदर ही जो है खालिस्तान है और ये वो सारा उन्होंने। लेकिन एक बात इंडिया में जो ऐसी हो रही है जो बड़ी मिस्टीरियस है। आज ये खबर शाम को चली थी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में भी एक इंडिया का मुसाफिर त्यारा दाखिल हुआ और फिर वो काबुल की तरफ निकल गया, ऐसे करके खबर है। इंडिया के जो प्लेन्स, जहाज़ हैं, उन पे नॉन स्टॉप जो है वो एक आप समझें कि एक थ्रेट्स उनको आ रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यानी मैं अगर सिर्फ यहाँ पे यानी 3-4 उनके मीडिया को कोट करूँ, मुझे ये बड़ी हैरानकुन बात है कि उनके जो हैं वो, एक ख़बर तो ये है कि सिर्फ 24 घंटों में 70, एक ख़बर है 80, सिर्फ 24 घंटों में। यानी अगर मैं 22वीं स्लाइड देखूं तो सिर्फ 24 अक्टूबर को 70 फ्लाइट, 22 द हिंदू को मैं कोट कर रहा हूँ, 70 फ्लाइट्स को बॉम्ब थ्रेट्स मिली हैं 24 घंटों में, और 11 दिन में 250। यानी ये जो है, अच्छा न्यू इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि ये 80 जहाज़ों को मिली है, 70 को नहीं 80 को, 23rd स्लाइड। और अगर मैं इंडिया टुडे पे जाऊं तो ये तादाद हो जाती है 95 जहाज़ों को मिली है थ्रेट, 95। अगर 24 स्लाइड देखें कि इन जहाज़ों को जो है वो जिसमें उनकी मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं, ये तो बहुत सीरियस है, ठीक है ना। और वो ये कि जहाज़ फ्लाई कर जाते हैं, कई तो डिले हो जाते हैं, कई वो फ्लाई करने के बाद उनको, और जाहिर है कि उसमें हर जहाज़ में कोई 100, 200, 300 पैसेंजर्स, तो ये बहुत अजब सी बात है। और मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि ये, इसको मुझे नहीं पता कि वो इसको इंडियन जाहिर है कि उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट दुनिया भर से कोऑर्डिनेट कर रही होगी, लेकिन ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि 80 जहाज़ एक दिन में, जहाज़ कितने उड़ेंगे भाई? तो 80 जहाज़ों में थ्रेट्स हैं, बाकी तो क्या है। और जहाज़ जब करीब 30-35 हज़ार फुट की बुलंदी पे किसी मुल्क से गुजर रहा है, अचानक वहाँ से कॉल आ रही है कि जो बॉम्ब है तो इधर जाओ उधर, ये तो बड़ी बड़ी इसको। और ये सिर्फ एक इंडिया का इशू नहीं है, ये पूरे दुनिया की एविएशन के लिए बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस वक्त कि भाई ये थ्रेट्स कहाँ से आ रही हैं। थ्रेट्स यानी देखें ना, आज की दुनिया में कैच ही नहीं आप कर पा रहे कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, इनकी शक्ल क्या है, कोई सिग्नल है, कोई ईमेल है, कोई मैसेज है, कोई कंट्रोल टावर बता रहा है, कैसे बता रहा है। ब्लास्ट तो नहीं हो रहा, फेक है ना, खुदा का शुक्र है कोई धमाका तो नहीं हो रहा, लेकिन इतनी सीवियर थ्रेट्स हैं कि एयरपोर्ट्स पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है और वो हंगामा हो रहा है। तो मतलब है कि वो, इसका मतलब है सीरियस थ्रेट्स है ना, तभी तो वो जहाज़, और 80 थ्रेट्स और 250 थ्रेट्स और किसी का क्लू नहीं मिल रहा। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये साइबर अटैक भी नहीं है, मतलब साइबर भी नहीं है ये कैसे है, मतलब साइबर तो कुछ और है, ये तो थ्रेट्स हैं। और वो थ्रेट्स अगर जो है वो गलत भी हैं तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है ना। और वो उसको किस इतनी सीरियस हैं वो कि जाहिर है कि जिस पे वो मेडे करके लैंडिंग होती है उनकी जहाज़ों की। तो ये एक ऐसा इशू है जो मेरा ख्याल से, और बाद में उसमें जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्पीच थी, उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स को एंटी वेस्ट नहीं होना चाहिए, एंटी वेस्ट अलायंस इसको नहीं बनना चाहिए। तो लेकिन ये है कि जाहिर है कि वो अब एक बैलेंसिंग मामला तो है, क्योंकि वहाँ जितने भी मुल्क हैं, ग्लोबल साउथ का है ना, ग्लोबल साउथ का खेल है जो पहले भी ग्लोबल साउथ। तो वो ग्लोबल साउथ की तो सारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कोई G7 में तो नहीं है भाई। ग्लोबल साउथ सारा किधर है? ग्लोबल साउथ तो सारा ब्रिक्स में जा रहा है, SCO में है, इधर उधर। वो बाकी वो G20 और G7 और ये और फलाना ढिमाकना में तो ग्लोबल साउथ नहीं है। तो ग्लोबल साउथ सारा इधर जा रहा है।
तो अब बड़ा ज़रूरी है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए कि वो ऐसे फोरम बनाएं कि लोग ब्रिक्स की जगह मुतबादिल भी देख सकें दुनिया में कि भाई करेंसी और बाकी आगे जो मामला चल रहे हैं। और उनका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो जो 50 बिलियन डॉलर से 96 प्रोजेक्ट के लिए वो दे चुका है अभी तक कर्जा। और उसकी जो सरबराह हैं वो जो शंघाई में जो बना है ब्रिक्स का बैंक, उसकी जो सरबराह है वो ब्राज़ील की साबिक सदर है खातून। साबिक खातून सदर जो हैं, जो उनके मौजूदा प्रेसिडेंट जो उनके लोरा उनकी बड़ी उनकी चीफ ऑफ स्टाफ शायद रही हैं, वो उसके प्रेसिडेंट हैं खातून, ठीक है ना। और वो ब्राज़ील के इससे पहले ब्राज़ील की प्रेसिडेंट रही हैं और अब वो उस बैंक की प्रेसिडेंट है, तो जो ब्रिक्स का बैंक है। तो बात यह है कि अब यहाँ पर जो है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये आने वाले दिनों में एक तो ईरान ने वो वहाँ रुका, वो अजीब सी थर्ड मिसाइल और वो सारा हुआ, वो चले बात नहीं चली। सेक्रेटरी ब्लिंकन दोबारा आए, सेक्रेटरी ब्लिंकन अब जा रहे हैं, जॉर्डन नहीं गए, लंदन जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लंदन में सीज फायर होना, क्योंकि प्रेसिडेंट मैक्रोन फुल इन्वॉल्व है इसमें कि ये जंग रुकनी चाहिए लेबनान की। उन्होंने वहाँ पे जो है वो मतलब वो प्रेसिडेंट मैक्रोन यूरोप वो फुली इसमें सीज फायर के अंदर इन्वॉल्व है। ब्रिटेन को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें और वहाँ पे पुश करना पड़ेगा कि सीज फायर की तरफ जाएं। लेबर पार्टी की गवर्नमेंट है और उम्मीद करते हैं कि ये सीज फायर होगा, डायलॉग होगा, जंगें कम होंगी। और ये देखें हमला कैसे रोका है इसराइल का, वो दो दौरा किया है ईरान ने और उसके बाद वो शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात की है, अल्लाह खैर सलाम। और हम यहाँ कहाँ फंसे हुए, अब देखें अभी क्या मैं अब या लोकल उससे बात करते हैं ना, तो मेरे पास कोई होता नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कौन सी आईनी अदालत बनेगी, दूसरी अदालत बनेगी, कैसे क्या इसमें क्या तब्सरा किया जाए। दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ करवट ले रही है और बड़े तेज़ वाक़यात हो गए हैं जी।